हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रेविटेशन लॉ का जो है वो 4th लेक्चर है। इसमें हम आगे थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। जो हम लोगों ने फार्मूले पढ़े थे ग्रेविटेशन में, तो हमने उस दिन आपको नोट कराया था कि जैसे मान लीजिए आप ऊपर हेडिंग डालें फोर्स बिटवीन, ग्रेविटेशन फोर्स डालें, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। बहुत सिंपल हमें आर्टिकल कराना। हमने दो बॉडी में आपको पार्टिकल के लिए बता दिया था कि दो पार्टिकल में फोर्स लगता है Gm1m2 अपन आर स्क्वायर। ठीक, ये भी हमने बता दिया था कि अगर दोनों बॉडी स्फेरिकल है, मान लीजिए एक स्फेयर ये है, दूसरा स्फेयर ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस ले लें r। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, आप डायग्राम बनाकर लिख लें, फोर्स आर स्क्वायर। ये दोनों स्फीयर, ध्यान रखना, ये सॉलिड भी हो सकते हैं और हॉलो स्फीयर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तब भी आप जो डिस्टेंस लेंगे वो सेंटर टू सेंटर लेंगे, ठीक है ना। यहां पर हम लिख दे रहे हैं बोथ स्फीयर में भी हॉलो और सॉलिड, बोथ स्फीयर में भी सॉलिड और हॉलो। यानी अंदर से अगर हॉलो है तो तब भी यही लेंगे आप, सेंटर टू सेंटर, उसमें कोई कंफ्यूजन की वो नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मान लीजिए एक स्फीयर है और दूसरा पार्टिकल है, ये स्फीयर, स्फीयर कोई सा भी हो, ये पार्टिकल है, तो एक एग्जाम्पल भी किया था उस दिन, तब भी जो है वो यहां से सेंटर और स्फीयर के सेंटर तक डिस्टेंस यूज करेंगे आर। मेन है कि आर डिस्टेंस कौन सी लेनी है, तो फोर्स एफ यहां पर भी जो डिस्टेंस यूज करेंगे, इसका मास m1 ले रहे, पार्टिकल का मास m2 ले रहे, और आर स्क्वायर। ये समझ गए होंगे। एक पार्टिकल ले लो, इधर वाला स्फीयर सॉलिड या हॉलो कोई सा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये हॉलो स्फीयर हो। अब हम हॉलो स्फीयर वाला जो है, जरा इधर ठीक से बात फिर नोट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल का मास m1 है और ये जो स्फीयर है आपका, ये हॉलो स्फीयर है, ठीक। यहां अगर हॉलो स्फीयर की रेडियस r है और ये स्मॉल r है, तो जरा ध्यान देना, स्मॉल r ग्रेटर देन r है, क्योंकि पार्टिकल बाहर है। ये समझ में आ रहा, ग्रेटर देन, इसका रेडियस r है ना, कैपिटल, तो पार्टिकल तो बाहर है ना, ये वाला पार्टिकल बाहर है ना इससे, तो इसकी वैल्यू जो स्मॉल r की होगी वो कैपिटल R से ज्यादा ही तो होगी, है? हाँ हाँ हाँ, नहीं वो दूसरा पॉइंट लेना है, इसलिए है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो F इजूकल टू, फार्मूला क्या लिखेंगे, Gm1m2 अपान आर स्क्वायर। लेकिन अगर किसी हॉलो स्फीयर के अंदर होगा, हमने जो आर्टिकल ये कराया है ना, वो इसी के कारण करा रहे हैं। अगर हॉलो स्फीयर के अंदर रख दें हम स्मॉल मास, ये रख दो अंदर, m1 ले लो, ये m2 ले लो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में अंदर फोर्स नहीं लगता है, जीरो लगता है। उसका आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो, अगर हमने सेंटर पर रखा, थोड़ा हम बड़ा डायग्राम बना रहे, जैसे ये हॉलो स्फीयर के आपने सेंटर पर मास रख दिया, तो इसके जो पार्टिकल होंगे हॉलो स्फीयर के सरफेस के, ये इसको ऐसे चारों तरफ से बराबर अट्रैक्ट करेंगे, ये, तो नेट फोर्स मिलाकर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसको फिर लिखते क्या है, इसमें स्मॉल r लेस देन r है, यानी कि पार्टिकल अंदर है। आ रही बात समझ में। तो इसमें नेट फोर्स यहां तो आपको दिख ही रहा है, जीरो है। इसके अलावा एक पॉइंट यहां पर ध्यान दें, अगर हॉलो स्फीयर के सेंटर पर नहीं है, किसी और पॉइंट पर भी मास रखा हुआ है अंदर, तब भी इसमें जीरो होगा नेट। वो वेक्टर जो लगते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल पास में है, ये, तो इसमें जो है डिस्टेंस कम है, फोर्स ज्यादा लगेगी, और ये मिलाकर, लेकिन ओवरऑल मिलाकर ये कंपेंसेट कर देते हैं। इसका मतलब सीधा है, अगर r लेस देन r होगा तो इन सभी केस में फोर्स जीरो होगा। बात समझ गए। हमारे इनको कराने का पर्पज केवल यही है कि आप इसको समझ लें कि अगर हॉलो स्फीयर के अंदर कोई पार्टिकल होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा। नोट करो, ये जरूर लिखना है इसको में, ठीक है ना, लिख लो।
ये वाला तो नोट कर ही लें, हॉलो स्फीयर के इसमें तो पार्टिकल बाहर है, तो इसमें तो हमने जैसे इसमें ले रहे हो ना, इसमें डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हो, सेंटर टू सेंटर, यहाँ भी ले रहे हो इस सेंटर से लगाकर यहाँ तक, तो ये और वो आर्टिकल सेम है। इसमें समझ लो सॉलिड स्फीयर है, यहाँ सॉलिड लिख दे रहे हैं, और इसमें यहाँ पर आप समझ लेंगे हॉलो स्फीयर है तो बाहर है, इसमें तो लगेगा ही फार्मूला, बस अंदर के लिए जीरो होगा। हॉलो स्फीयर के अंदर कोई फील्ड नहीं होता है, कोई फोर्स नहीं लगता है किसी भी टाइप का। फटाफट स्फीयर बना दें और उसमें नोट कर दें कि आर क्या है मेन चीज। इसमें लिख दीजिए फोर्स का फार्मूला लिखें या ना लिखें, यहाँ आर ग्रेटर देन आर में फोर्स एक्ट करेगा, आर लेस देन आर में फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये हटा दें हम दोनों, ये मालूम भी है। इसमें m2 जो है वो ये हमने इसका स्फीयर का हॉलो स्फीयर का मास ले लिया है और पार्टिकल का अंदर m1 ले लिया है। इसमें यहाँ m1 ये ले लिया, m2 ये, और क्या दो चीजें हैं, एक का मास m1 ले लो, दूसरे का m2 ले लो, ठीक है ना। हॉलो स्फीयर जो होता है उसके अंदर कोई भी फील्ड एक्ट नहीं का बनता है ग्रेविटेशनल, ना कोई फोर्स लगता है, ध्यान रखना। उसे ग्राफ भी जब बनाया जाता है फोर्स का तो फोर्स उसमें अंदर जीरो होती है। फील्ड का हालांकि बनवाएंगे तो फील्ड से समझ में आ जाएगा ग्राफ जो है। नोट कर लिया। इसमें बस एक डायग्राम बना दें, अंदर ये दिखा दें चारों तरफ से फोर्स कैंसिल हो रहे हैं, नेट फोर्स जीरो। जो ग्रेविटेशन था हमने उस दिन लिखाया था कि यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल होते हैं उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। अगर उनमें से एक बॉडी अर्थ होगी तो उसी को ग्रेविटी बोला जाता है, ठीक है ना, पर्टिकुलर जो है। तो आप हेडिंग डालें ग्रेविटी, नेक्स्ट हेडिंग डालें ग्रेविटी, लिखा, लिखे इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, in Newton's law of gravitation, in Newton's law of gravitation, कॉमा लगा के लिखें ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, gravitation is the force of attraction between any two bodies. In Newton's law of gravitation, gravitation is the force of attraction between any two bodies. If one of the body is earth, if one of the body is earth, then gravitation is called gravity. Then gravitation is called gravity. Hence gravity is the force, gravity is the force by which, hence gravity is the force by which earth attracts a body, earth attracts a body towards its center. Hence gravity is the force by which earth attracts a body towards its center. यानी ये ग्रेविटेशन का ही स्पेशल नाम है। ग्रेविटेशन कोई भी बॉडी के लिए बोल दो और ग्रेविटी बोलेंगे काहे के लिए, अर्थ के लिए, हाँ अर्थ होगा, ठीक। नेक्स्ट लिखें वेट, वेट आपको मालूम, मास मल्टीप्लाई कर दो तो वेट बन जाता है ग्रेविटी में। देखिए इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is defined as the force of attraction exerted by earth
इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी का नाम है एक तरह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth on the body towards the center of earth, towards the center of earth. लिखा, नेक्स्ट लिखा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, द एक्सीलरेशन विद विच ए बॉडी फॉल्स, द एक्सीलरेशन विद विच बॉडी फॉल्स towards the earth is known as acceleration due to gravity। हाँ, फिर से बोल रहे हैं हम, the acceleration with which a body falls towards the earth is known as acceleration due to gravity। आप थर्ड काइनेमेटिक्स से जानते भी हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से लिखते हैं, 9.8 उसकी वैल्यू है। लिखिए, इट इज डेनोटेड बाय जी, स्मॉल जी लिखना, इट इज डेनोटेड बाय जी, स्मॉल जी नोट करना, कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना। इट्स वैल्यू क्लोज टू द अर्थ, ये नियरली है, ठीक है, इट्स वैल्यू close to the earth, close to the earth surface लिख दो, is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, ये अर्थ, इसका मास ले लिया ये, और इसके ऊपर यहां कोई बॉडी रखी हुई है स्मॉल मास की, तो इसमें नेचुरल है कि नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, mg, और mg जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। यानी फोर्स को ma लिखते हो ना, तो एक ही जगह यहां पर g लिखते हैं, ठीक। तो डायग्राम बना दें और नीचे नोट कर दें। अर्थ का मास कैपिटल M ले लिया है, इसकी रेडियस r, कहीं कहीं ई भी लगा देते हैं नीचे, ध्यान रखना बुक्स में, ठीक। तो कैपिटल M क्या है, ऐसे ही लिख दो, मास ऑफ अर्थ, और r जो है वो रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट लाइन में लिखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास, स्मॉल m लिखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास, स्मॉल m, क्लोज टू द अर्थ सरफेस, क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो कितना लगेगा फोर्स, क्लोज टू द इसलिए लिखा है कि जो डिस्टेंस होगी ना अर्थ के सेंटर से और पार्टिकल के उसमें, इसमें हम रेडियस ले लेंगे r, यानी दूर नहीं है, ऊपर, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है ना। दोनों मास मल्टीप्लाई कर दो और डिस्टेंस बीच की कैपिटल R, कैपिटल R अर्थ की रेडियस, समझ गए, सिंपल फार्मूला है, वही न्यूटन्स लॉ का फार्मूला लिख दिया, और क्या, Gm1। स्मॉल m आपने बोला जो अर्थ के रेडियस की, मतलब अर्थ के ऊपर ही रखा हुआ है। अरे अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, अगर 1-2 किलोमीटर ऊपर भी है तब भी कोई बात नहीं है, तब भी 64, समझ गए ना, तब भी कैपिटल R लिखे। चेंज होता है जी की वैल्यू, हम लोग अर्थ के सरफेस पर लेते हैं, लेकिन इतने
ज़्यादा रेडियस में कोई जो है थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो जाए माने नहीं रखती है। समझ गए ना बात? अब लिखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फोर्स आपने लिख लिया। यहाँ जो एक्सीलरेशन है वो ए को हम जी से लिखते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एक्सीलरेशन ए, इसी को जी लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक, क्या होगा? किस पर एक्सीलरेशन निकाल रहे हो? स्मॉल मास एम पर भी कैपिटल पर? स्मॉल पर। ये बात ध्यान रखना, इसका रिएक्शन समझ रहे हैं ना? अर्थ जो है इस बॉडी को सेंटर की तरफ इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, इसके रिएक्शन क्या होगा? ये बॉडी अर्थ को इतने ही फोर्स से अपवर्ड फोर्स लगाएगी, लेकिन हमें किस पर फोर्स दिखाना है? हाँ, स्मॉल मास बॉडी पर। ठीक है, क्योंकि अर्थ में तो एक्सीलरेशन आएगा नहीं। इसके देते हैं कहीं कहीं पर क्वेश्चन, आप निकाल सकते हैं अर्थ का एक्सीलरेशन की इतने फोर्स से कितना लगेगा, बहुत ही कम आता है। समझ गए ना बात? ये वो नेग्लिजिबल है बिल्कुल। तो इसमें स्मॉल एम को डिवाइड कर दो तो फार्मूला बन गया gm/r²। यही फार्मूला आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, gm/r²। ये बना हुआ है। स्मॉल एम कट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो स्मॉल जो जी की वैल्यू है वो आपका कैपिटल M/r² है। इसकी वैल्यू आपको नियरली मालूम भी है, 9.8 होती है। वो जो वैल्यू ले रहे हैं 9.8, वो अर्थ के सरफेस पर है। ठीक है ना? वैल्यू जो है बदलती रहती है, उसी की स्टडी करते हैं इस आर्टिकल में। ये है स्मॉल जी का फार्मूला। कैपिटल एम अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास। आर क्या है? अर्थ की रेडियस। इसमें स्मॉल एम नहीं, यहाँ पर जो आपने लिखा है ना, तो ये वही कैपिटल एम ही होगा, स्मॉल एम नहीं। स्मॉल एम तो कैंसिल हो गया, आप स्मॉल एम से डिवाइड कर रहे हैं ना। इसमें बहुत जगह जो है ना, मास को जो है ऐसे एम ई लगा देते हैं, रेडियस में आर ई लगा देते हैं अर्थ के लिए, और ना भी लगाएं तो तब भी चलेगा। ठीक, इसमें यहाँ नीचे लिखे मास ऑफ द अर्थ। इससे दो वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला लिखें मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। तो इससे अगर मास निकालना चाहेंगे अर्थ का, तो कैपिटल एम क्या होगा? gr² कैपिटल जी। जी कितना है? 9.8। इसकी रेडियस हाँ 6400 किलोमीटर है ना, तो 6.4 इंटू 10⁻³ और स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी कितना है? 6.67 इंटू 10⁻²। ये लगभग 6 इंटू 10⁻⁴ kg बनता है इससे। तो वैसे डाटा दे देते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। ये इसी फार्मूले से बना लिया ये स्मॉल। ये हमें जो कैलकुलेशन करना इस फार्मूले से, कैपिटल एम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें gr² कैपिटल जी। ठीक है ना? और ये वैल्यू डाल दो, सीधे नोट कर दो, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है, वही जी, इसी को जी बोलते हैं। जो बॉडी है उसके लिए है ना, हाँ, जो अर्थ के ऊपर है उसका एक्सीलरेशन। तभी आप थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं कि कोई बॉडी आप छोड़ दी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे काइनेमेटिक्स में गिरती है। ठीक है ना? इसमें हमने अर्थ का जो है वो मास निकाला। इसी तरह से अर्थ की एक मीन डेंसिटी भी निकल आती है इसी फार्मूले से, तो वो भी आप नोट करना है। नेक्स्ट में लिखिए मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ मास होता है 4/3πr³ रो। रो डेंसिटी है, तो यहाँ मास के इक्वल कर दे रहे हैं 4/3πr³ रो gr² कैपिटल जी। इससे देखिए ये फार्मूला में मास है ना, इसको 4/3πr³ मास क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम रख दिया अर्थ का और डेंसिटी रख दी, इससे डेंसिटी निकाल लेंगे। हालांकि अर्थ में कहीं डेंसिटी ज्यादा है कहीं कम, इसलिए एवरेज है। ठीक है ना? तो आप डेंसिटी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये r² एक आपका कैंसिल हो जाएगा, 3g कैपिटल जी डिनोमिनेटर में है, रो है, और यहाँ पर 4πr
और कैपिटल जी आ जाएगा। बोलो क्या क्या वैल्यू रखा है। स्मॉल जी कितना है 9.8, पाई की वैल्यू वही 3.14 रख दो, वो वैल्यू आपको मालूम है सभी। ये 6.4 इंटू 10⁻³ ये यहाँ पर ये गलत रखा है आपने, ये 6400 किलोमीटर है ना, तो इसे मीटर में चेंज कर लो, यहाँ पर 6 लगा दो, समझ गए होंगे, ठीक है ना। 6400 किलोमीटर है ना, तो 30 और किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 6 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए आर रख दिया और फिर कैपिटल जी की वैल्यू रख दें 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये तो हमने डाटा रख दिए सभी, आप डाटा रख दो सब, ठीक है ना। और इसमें डेंसिटी की वैल्यू आ रही है 5.5 इंटू 10⁻³ 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यू आपके यहाँ बुक्स में दी रहती है, ठीक है ना। तो वेट लर्न करें और डेंसिटी भी लर्न रखो, जिससे कि कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सीधे लिख दो। इस चैप्टर का कोई न्यूमेरिकल अगर आता है ना तो उसमें कैलकुलेशन बहुत होता है, ठीक है ना। कैपिटल जी की वैल्यू है और पाई भी रखा होता है, तो कैलकुलेशन बहुत वर्क होता है इसमें जो है। तो आपने जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला बनाया था, उस फार्मूले से डेंसिटी और मास का कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है ना। रेडियस को मीटर में चेंज कर दिया, क्योंकि वैल्यू भी उसी में दिखानी है मीटर में। कैपिटल जी की वैल्यू भी उसी में है, MKS में है। सीधे वैल्यू रखकर सीधे ये लिख दें डायरेक्ट उठाकर। जो ये आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। ये वैल्यू जो है वो अर्थ पर ले ली है 9.8 एवरेज में। तो यहाँ पर अगर हाइट के साथ जाएंगे तो वैल्यू चेंज होगी, डेप्थ के साथ चेंज होती है, और बहुत सारे हैं पोजीशन जिनमें जी की वैल्यू 9.8 आपकी चेंज होती है, ठीक। तो उसी को नोट करेंगे, ये डायरेक्ट नोट करो ना। यहाँ आर की जगह लिखो 6.4 इंटू 10⁻⁶, कैपिटल जी की जगह लिख दिया ये डायरेक्ट वैल्यू नोट करो 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। आगे नोट करो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी की वैल्यू में वेरिएशन 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हेडिंग डालें वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, लिखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस। नोट नहीं किया ये, लिख लिया, लिखो फिर आगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस चेंजेस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी लिख दो, स्मॉल जी एट ए प्लेस चेंजेस ड्यू टू फॉलोइंग इफेक्ट, ड्यू टू फॉलोइंग इफेक्ट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस चेंजेस ड्यू टू फॉलोइंग इफेक्ट। नंबर 1 लिखें इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ, इफेक्ट ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है वो आपका इक्वेटर पर थोड़ा, यहाँ पर जो रेडियस है वो कम है, ये आपका इक्वेटर है और यहाँ पर ये पोल है, ये पोल और ये इक्वेटर, पोल पर कम है, ये पोल और ये इक्वेटर। यहाँ की रेडियस अगर RE है, यहाँ की पोल P है RP, तो RP 21 किलोमीटर कम होती है। ये रेडियस इक्वेटर की रेडियस से यहाँ पर कम है, अर्थ थोड़ी फ्लैट है ना, ऊपर से पूरी स्फीयर नहीं है, ठीक। हाँ वो अभी दिखा रहे, लिखो अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, इट इज फ्लैट, अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, इट इज फ्लैट at the two poles
इक्वेटोरियल रेडियस is nearly 21 kilometer more than polar radius. Equatorial radius is nearly 21 kilometer more than polar radius. तो नेचुरल है कि आपका जो स्मॉल जी का फार्मूला है वो क्या है, G इज इक्वल टू GM/R²। यहाँ एक बात आप बहुत अच्छी तरह से, ये फिजिक्स के जनरल वेरिएबल होता है, जब आप इस फार्मूला को देखेंगे, अगर आपसे कहे कि G और R में क्या रिलेशन है, तो G यहाँ देखने से लग रहा है 1/R² है ना, लेकिन ये दोनों ये तो कांस्टेंट होता है चलेगा, लेकिन मास कांस्टेंट होना चाहिए। मास कांस्टेंट का मतलब समझते हो, मास किसका है, अर्थ का, या कोई और प्लेनेट हो तो उसका मास है। इसका मतलब मास कांस्टेंट का मीनिंग है कि मास इतना ही रहे, यानी इसके ऊपर देखें बाहर। आप समझ रहे हैं ना, यानी कि बाहर से देखेंगे तभी तो आर आएगा। ये चीज जो है अंदर मास कट होने लगता, वो अभी आपको स्टडी कराएंगे। आप एक बात ये समझ लें, मास कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तब जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/। अभी आप मास को ब्रेक कर दें 4/3πr³ में, तो मालूम क्या होगा, R² कट जाएगा, तो काय के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जी आर के। तो कभी कभी आप ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो दोनों आंसर दिए होते हैं, जी प्रोपोर्शनल 1/R² भी है और जी प्रोपोर्शनल आर भी है। वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। आप समझ गए ना, वो चीज अभी और थ्योरी में आएगी क्लियर आगे। फिलहाल आप यहां पर चेक करें, पोल पर रेडियस कम है और यहाँ रेडियस ज्यादा है। रेडियस कम है तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, इनवर्सली है ना, ठीक। इसका मतलब जी की वैल्यू पोल पर ग्रेटर देन है जी की वैल्यू इक्वेटर के। और नीचे लिख भी दें, वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर। वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी लिखना, इज मिनिमम एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल। वैल्यू ऑफ जी मिनिमम एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल। सेकेंड हेडिंग डालें आप, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। अभी आपने शेप की वजह से पढ़ा है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, यानी अब हाइट के साथ देखेंगे कि जी की वैल्यू में वेरिएशन क्या होता है। नोट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालें, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। देखो, जैसे ये अर्थ आपका दिया हुआ है, ये सेंटर, इसकी ये रेडियस अर्थ की r है और इससे ये हाइट h है। तो हम 2 पॉइंट यहां पर ले रहे हैं, एक अर्थ के सरफेस पर और एक एट ए हाइट h पर, ठीक। ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ की जगह कोई और भी प्लेनेट हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो हम हाइट का इफेक्ट देखेंगे। तो जी का फार्मूला भी कुछ बुक्स में लिखते हैं, कुछ जगह वेट करके दे दिया है। तो अगर सरफेस पर आप देखेंगे, यहां पर डायग्राम बनाएं, आप डायग्राम बनाएं। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस पर वेट कितना होगा बॉडी का, mg होता है ना, और यही किसके इक्वल होगा, GMM/R²। के। जरूरी नहीं है, पेपर में आप मास को ना लिख के सीधे जी लिख सकते हो, GM/R। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब हाइट पर कितना होगा वेट, हाइट पर वैल्यू जो है, हम सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ले रहे हैं और हाइट पर ले रहे हैं g', ठीक। चेंज हो गई ना वैल्यू, ऊपर जाके होगी। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि मास कांस्टेंट है। अब ऊपर जाने पर r नहीं रहेगा रेडियस, अब r+h हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या लिखें, mg' इज इक्वल टू GMM/R²।
आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको डालो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को डिवाइड कर दो। हाँ, जी डैश बाई जी लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में डिवाइड करेंगे, जी डैश को न्यूमरेटर में और जी को डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो जी डैश अपॉन जी, यहां से कैपिटल जी कैंसिल, स्मॉल एम कैपिटल एम ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो यहां क्या आएगा आर स्क्वायर और यहां आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी कैंसिल हो गया सब। ठीक, इसमें से जो आपने ये नोट किया है यहां पर, अगर हम इन दोनों में से r को कॉमन ले लें तो बाहर आर स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर बनेगा। चेक करो, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया उसमें से, ठीक है ना। तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो आर कॉमन लेंगे तो बाहर आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या आया 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर को कैंसिल कर दें, कितना बना नोट करें, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। इसको ऊपर लिए जाओ तो क्या बनेगा एच अपॉन आर पावर -2। ठीक है, इतना यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां एक बात आप समझ लें, अगर एच लेस देन आर होगा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं 11th में, बाइनोमियल थ्योरम में जो एनी इंडेक्स का आर्टिकल होता है जिसमें कि पावर कोई भी पावर हो, यानी डिवाइड में हो 2/3 हो 1/3 हो, ठीक, वहां पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सी डिफाइंड नहीं है। यहां आप केवल इतनी बात याद रखेंगे कि 1 प्लस एक्स पावर n, फिजिक्स के लिए पहले ही चैप्टर में, मैथ में अलग दिया होता है, इसमें 1 ये x है ये n है, तो बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस nx जो अदर टर्म है उनको हम छोड़ देते हैं, यहां नहीं लेते हैं। ठीक है, वो आप मैथ में करते हैं, nn-1/2 है उसको नहीं लेना है। तो आप केवल इतना ध्यान रखें, लेकिन ये जब यूज होता है जब जो x की वैल्यू है ये लेस देन 1 हो, ये कम हो वैल्यू 1 से, जैसे ये है, समझ गए ना, जितनी कम होगी उतना एक्यूरेट वैल्यू ये दे देगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि जो आप ये फार्मूला लिख रहे हैं उसकी ये कंडीशन है, यानी कब वैलिड होगा, जब हाइट कम होगी रेडियस से, समझ गए, यानी कि 1 2 4 10 किलोमीटर, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये आंसर नहीं देता है। अगर लगा दिया तो फिर आंसर रॉन्ग आने लगते हैं, तो क्या होगा 1 - 2h ओवर आर, सीधे इस -2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। फिजिक्स में इतना ध्यान रखें, बात समझ गए। तो फार्मूला, लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय ये थ्योरी में तो आप ले लें, इसका यूज नहीं करना, ध्यान रखना बहुत, इसको पहले ही मना करते हैं, भूल से भी न लगाना, क्योंकि जनरली कम हाइट पर नहीं आता है, ज्यादा हाइट पर आता है। अगर न्यूमेरिकल जो लगाया जाएगा वो अभी हम बताते हैं, वो एग्जैक्ट उससे लगाएंगे। आप इसको नोट करें फार्मूले को जल्दी, ये वाला लिख लिया है, ये वाला अभी नहीं लिखा, जल्दी करो। अर्थ बनाएं और अर्थ के ऊपर हाइट h लें, रेडियस r लें और एट द सरफेस ऑफ अर्थ लिखें। हम बोलते जा रहे हैं, ये लिख लिया ये, ठीक, एट द सरफेस ऑफ अर्थ वेट ऑफ द बॉडी mg इज इक्वल टू gmm अपॉन r स्क्वायर। ठीक, यहां पर एट हाइट h लिख देना, एट हाइट h, ठीक है, जी डैश ले लिया वहां पर, mg डैश, फिर लिख दो डिवाइड 2/1 लिख दो डायरेक्ट, और डायरेक्ट जी डैश अपॉन जी लिखो। अगर आप अर्थ से के सरफेस से r/2 हाइट पर देखेंगे कि कितना जी डैश की वैल्यू होगी, तो ये आंसर क्या देगा फार्मूला आपका, अर्थ के सरफेस से
r/2 हाइट पर निकाल के देख, ऐसे रफली निकाल, मेंटली निकाल लो, रखने की जरूरत नहीं है। ये नोट हो गया। कितनी वैल्यू आई? अगर h की यहां रखो फार्मूले में, h की जगह r/2, सीधे फार्मूले में h की जगह r/2 रख दो तो कितना आएगा? 0 आएगा। आएगा ना 0? लेकिन प्रैक्टिकली 0 नहीं होगा, समझ गए ना? तो इसलिए फार्मूला, क्योंकि बहुत हाइट है, देखो हम एग्जाम्पल निकाल के दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल, इफ h इज इक्वल टू r/2, तब ऐसे लगाएंगे, देख लो क्वेश्चन को। पहले g का फार्मूला लिखना, gm/r², फिर g डैश का फार्मूला लिखे, gm/r+h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको चाहे पहले ही डिवाइड कर दें, इसमें वैल्यू पुटअप कर दें g डैश की जगह, तो gm/r+h की जगह r/2 डाल दें, r/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आया डिनोमिनेटर में? ये 2 + 1 3 हो गया ना, तो 3r/2 का स्क्वायर, ऊपर 4 हुआ, नीचे 9 और ऊपर r²। अब चाहे तो इसे डिवाइड कर लो और चाहे ऐसे समझ लो कि gm/r² की जगह स्मॉल g की वैल्यू डाल दी, तो g हो गया 4g/9 आएगा आंसर। समझ गए ना? ऐसे ही आप r/2, r/3 किसी भी वैल्यू पर g की वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां पर 4g/9 नोट करो, ये g डैश की वैल्यू है एट हाइट h इक्वल टू r/2 पर। ठीक, यहां लिख देना, फाइंड द वैल्यू ऑफ g, फाइंड the value of g dash at height r/2, हाइट r/2 पर g डैश की वैल्यू। आप डायरेक्ट बता सकते हैं, यानी r/3 पर कितनी आएगी वैल्यू? यहाँ r/3 डालोगे तो 1 + 1/3 4/3 होगा। 1 + 1/3, यहाँ 4/3, 3 का ऊपर स्क्वायर 9/16 आ जाएगा ना। तो फार्मूला भूल से भी कर देते हैं, कभी कभी स्टूडेंट को याद लर्न होता ना ये फार्मूला है, तो ध्यान रखना फार्मूला यूज नहीं करना है। अगर ऐसे पूछें 1-2 किलोमीटर पर तो कर लो यूज, मतलब पूछें कि जी डैश की वैल्यू बताओ एट ए हाइट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा। समझ गए ना? जहां भी फिजिक्स में आप बायनॉमियल लगा देंगे, ये नोट है, जहां भी बायनॉमियल लगा देंगे वहां ध्यान रखना वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, सीधी बात है। ठीक है ना? वो केवल कम हाइट के लिए यानी कम वेरिएशन के लिए वैलिड होता है, ज्यादा पर वो वैलिड नहीं होगा। कितना हाइट के ये लिख लिया, लिखो ये g लिखो, g डैश लिखो और सीधे यहां पर g डैश की जगह h की जगह r/2 पुटअप करो तो 4/9 हो गया और यहां 4g/9 कर दो। बाकी फार्मूला है, फार्मूला ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन फार्मूला तो यूज करते ही है, दिए रहता है g डैश इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट इसी पर डिस्कशन लेते हैं जरा। g डैश इज इक्वल टू g1 - 2h/r, ये बना फार्मूला। इसमें चेंज कैसे निकालेंगे ग्रेविटी में? 2hg/r, g का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, चेंज होगा g - g डैश, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है ना तो g बड़ा होगा, ये 2hg/r, ये चेंज आएगा ग्रेविटी में, माइनस कर दिया और क्या, हाइट पर g डैश है, अर्थ के सरफेस पर g है, तो डिफरेंस निकाल दिया। परसेंटेज निकालो तो डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना? तो लिख दो चेंज, डिक्रीज है ये, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g।
अगर वेट में डिक्रीज पूछें तो मास मल्टीप्लाई कर दो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h। मून की डिस्टेंस बताई थी उस दिन, अर्थ के रेडियस से कितनी है, लगभग 60 टाइम्स है, 60 r। तो वहां जी की वैल्यू कितनी होगी, यहां से लगभग 60 का स्क्वायर हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, टाइम्स 1/3600। नोट कर दो, एक पॉइंट बुक में दिया रहता है, ये नोट कर दिया। वेट का अगर पूछें तो मास मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज पूछें तो जी से डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। परसेंटेज हमेशा फिजिक्स में चेंज अपॉन ऑरिजिनल, ध्यान रखना, चेंज अपॉन ऑरिजिनल। उसमें आप वो नहीं कर, डिक्रीज इंक्रीज देख लो और ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो सीधे आंसर में डिक्रीज लिख दो। हमेशा परसेंटेज पूछा जाए तो चेंज अपॉन ऑरिजिनल, कोई भी वैल्यू दी हो, ठीक है ना। तो उसमें लिख दें एक पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज नियरली, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज नियरली 60 RE। ई मतलब अर्थ का रेडियस है, 60 RE। हेंस द वैल्यू ऑफ जी remains, hence the value of g remains nearly 1/3600, 1/3600 ऐसे लिख दो, 1/3600 TH पार्ट, अर्थ का इतना पार्ट रह जाएगा। ग्राफ क्या बनेगा हाइट के साथ, देखिए जब हाइट के साथ आप ग्राफ बनाएंगे तो जी की वैल्यू में GM/R+H जो है ना, जैसे देखो यहाँ ये अर्थ है और ये रेडियस R है और ये हाइट H है, तो जो फार्मूला आप लिखते हैं स्मॉल जी का, हालांकि दोनों ग्राफ एक साथ बना लेते हैं, R+H का होल स्क्वायर है, तो G = GM/R² बन गया। स्मॉल आर वैल्यू ले ली टोटल यहां से यहां तक, क्यों, स्मॉल आर वेरिएबल हो गया, स्मॉल आर की यहां वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल आर, आगे हो जाएगी R+H, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहां पर G वर्सेस R ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आएगा हाइपरबोला, ठीक है ना। जैसे वो न्यूटन्स लॉ वगैरह का आप यूज करते हैं, ऐसे बना लो, ये आएगा इनवर्सली, ऐसे बना दो ग्राफ, ठीक है। R टेंस टू 0 पर, ये वैसे इसको टच नहीं करता, ध्यान रखना, R जब 0 पर जाएगा तो G टेंस टू इन्फिनिटी पर, वो डिफाइंड नहीं होगा वहां पर जो है, समझ गए ना, सरफेस पर, क्योंकि G डैश की वैल्यू G के इक्वल हो रही है वहां पर अपने यहां पर। जैसे वैसे ग्राफ में अगर देखेंगे G और M कांस्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो G वर्सेस R, लेकिन R की वैल्यू यहाँ स्मॉल r कहां से ले रहे हो, अर्थ के सरफेस से, तो एक तरह से तुम ये मान के चलो कि ये जो तुम यहां पर ले रहे हो स्मॉल r, यहां पर हाइट है अर्थ सरफेस से, समझ रहे ना। तो अगर आप स्मॉल r को, स्मॉल r यहां से होगा, यहां पर स्मॉल r 0 नहीं हो सकता, यहां पर नहीं हो सकता ना, यहां पर, यहां जब स्मॉल r H 0 होगा तब स्मॉल r किसमें कैपिटल हो गया, कैपिटल R। तो इसका एक कंबाइंड ग्राफ बनता है बाद में, अर्थ के अंदर से G की वैल्यू कैसे वेरी करेगी और अर्थ के सरफेस पर कैसे वैल्यू करेगी, ये एक तरह से तुम ये मान के चलो, यहां सीधे आप हाइट ले लो तब नहीं दिक्कत आएगी। अगर हाइट लेंगे तो हाइट जब 0 है, देखो हाइट जब 0 है तब G की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, तब कहां आ गए, हाइट जब 0 है तो वैल्यू कहां आ गए, अर्थ के सरफेस पर, और अर्थ के सरफेस पर वैल्यू कितनी ले रहे हो, 9.8 ले रहे हैं यहां पर, समझ गए होंगे ना बात। तो यही वैल्यू आपकी 9 नियरली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, बाकी फिर धीरे 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 ऊपर जाके डाउन होती रहेगी, ठीक। इसमें परसेंटेज निकाल लेंगे ना, जी को डिवाइड करो और 100 मल्टीप्लाई करो, समझ गए ना, तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला भी ग्राफ बना लें। ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में डेप्थ के साथ इसका वेरिएशन ऑफ जी का डिस्कशन करेंगे।
ओके, नेक्स्ट।